इन टॉपिक्स के ऊपर जाना ही क्यों? सवाल तो ये है ना, जरूरत ही क्यों है? ठीक ठीक। क्या वो टॉपिक्स खत्म हो गए हैं? सही। क्या हम अगर अपना कंपैरिजन करें आज चाइना के स्टूडेंट्स से, तो क्या आपको लगता है हम रिसर्च के उस मुकाम पे खड़े हैं जहां पे चाइना के स्टूडेंट्स खड़े हैं? आप उन टॉपिक्स के ऊपर काम करें जो कि एक वाकई में बहुत बड़ी डिस्कवरी लेकर आ सकते हैं, और जो एक्चुअल पाकिस्तान के ही प्रॉब्लम जी, और जो एक्चुअली पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे मेरे माइंड में जो चीज़ है कि यू नो व्हाट, जब हम एमएफ कर रहे होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं, जो जब हम उसमें एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने पेपर पब्लिश करना होता है, राइट? अब उसमें सबसे बड़ा ये चैलेंज आता है कि जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनका नाम पहले आ जाता है। डोंट यू थिंक कि ये इंटेलेक्चुअल चोरी है? बिल्कुल है, और हर सुपरवाइजर भी ऐसा नहीं है, ये भी मैं आपको वो तो एग्जांपल पांचों उंगलियां डेफिनेटली बराबर ठीक नहीं है। सही। एआई के गॉडफादर जो हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की नॉलेज दी और उन्होंने आगे पेपर पब्लिश किया, जिसकी वजह से आज एआई की पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो गई है। हर सुपरवाइज़र भी ऐसा नहीं है और हर सुपरवाइज़र सपोर्टिव भी नहीं है। हमें सही। दोनों तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। Definitely. लेकिन अगर हम पाकिस्तान में इसकी रेशो की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह के केसेस की रेशो बहुत ज़्यादा है। सही। सुपरवाइज़र ये चाहते हैं कि मुझे क्रेडिट मिल जाए, मेरा नाम एज फर्स्ट ऑथर ऐड हो जाए, बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअल मेहनत की है, जिन्होंने एक्चुअली काम किया है, उनका नाम बाद में ऐड हो। तो मैं समझती हूँ ये स्टूडेंट्स के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। सही। अब स्टूडेंट्स इस नाइंसाफ़ी के लिए अपना हक भी नहीं मांग सकते। अच्छा, अब एक और केस पे हम आ जाते हैं जहाँ पे यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीएचडी कर लेते हैं लेकिन उनका अपना कंट्रीब्यूशन रिसर्च का नहीं होता, या तो वो गोस्ट हायर्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प लेते हैं, या वो उनको बाय कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एचईसी ऐसे जो करप्ट सिस्टम है और जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं उनमें कितना इफेक्टिव है? देखिए, एचईसी ने इस तरह के बहुत सारे केसेस को एक्सपोज किया है। ठीक है। जैसे फेक डिग्रीज की आपने बात की, एग्जैक्ट एक केस बना था जिसमें इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने एग्जैक्ट के सीईओ को 20 साल की सज़ा दे दी थी और उन सीईओ का नाम था शेख अहमद मोहम्मद, और उसकी वजह ये थी कि वो फेक पीएचडी डिग्रीज को प्रमोट कर रहे थे, सेल कर रहे थे, और उससे ट्रिलियन बिलियन डाटा जो है स्टूडेंट्स का लीक हो रहा था और वो उसको उन्होंने पैसे का जरिया बना लिया। अब पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहा है, ये अहम सवाल है कि उसका मकसद क्या है। ठीक। अब कुछ इस तरह के भी मेरे पास केसेस आते हैं, वो टीचर्स कहते हैं कि हमारी फैमिली है, हम खुद टीचर हैं, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम पीएचडी करें। तो हम तो खुद ऐसे रिसोर्स को ढूंढ रहे हैं जहां से हमें पीएचडी की डिग्री बनी बनाई मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव है ना। अब दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स भी हैं पीएचडी के जो वाकई में ही किसी तब्दीली को लेकर आना चाहते हैं, जो वाकई में ही अपने मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहते हैं, जो वाकई में ही अपने तलीम को इफेक्टिव वे में यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो है ना मैं ये पॉडकास्ट का रुख जो है ना अपने फेवरेट पार्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करूँगा। यू नो वर्ड, जब हम एमएफ में चले, एमएफ में इतना जो आपके मेंटल हेल्थ के इशूज़ हैं वो नहीं होते हैं, राइट? लेकिन पीएचडी में आपकी कमिटमेंट ज़रा ज़्यादा है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी है समटाइम्स, बल्कि समटाइम्स नहीं, ज़्यादातर जो है वो सुपरवाइज को ही नहीं पता होता कि करना क्या है। तो उसमें जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। जो सुपरवाइजर हैं, क्या उनको अपने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस होती है कि उनका जो स्टूडेंट है वो कितने मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहा है, और क्या ये हमारी यूनिवर्सिटियों में काउंसलिंग सर्विसेज हैं? देखिए, स्टूडेंट जिस मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है ना, उसका सिर्फ स्टूडेंट को ही पता है। ठीक। अगर सुपरवाइज़र को इतना पता हो तो सुपरवाइज़र डेफिनेटली उसके साथ रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व होके उसको असिस्ट करें। सही। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की काउंसलिंग सर्विसेज नहीं मौजूद। अलबत्ता अगर हम बाकी मुल्कों में देखें तो वहाँ पे इस तरह की बेशुमार काउंसलिंग सर्विसेज मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रही हैं और उनकी रिसर्च में भी उनको प्रॉपर वे में गाइड कर रही हैं। ठीक है। सही। तो स्टूडेंट जो है जिन मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहा है ना, खास तौर पे वो रिसर्च के हैं, एजुकेशन के हैं, जिस भी चीज़ के हैं, अटेंडेंस के हैं। अब जैसे आपने वो देखा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली
जस्ट बिकॉज उसकी अटेंडेंस शॉर्टेज थी। सही। तो स्टूडेंट जिन मेंटल चैलेंजेस को डील कर रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट ही जानता है, सुपरवाइजर उससे बिल्कुल अवेयर नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे खुद आके बताते हैं कि मैम हमारे सुपरवाइजर इस बात को नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं कि इस रिसर्च पेपर में ये मेथोडोलॉजी आपने यही सेम कॉपी पेस्ट करके लानी है, यही मेथोडोलॉजी पे काम करना है, जैसे मर्जी करो। वो कहते हैं अब हमारे पास ये टूल्स नहीं है लैब्स में, हम कैसे इस मेथोडोलॉजी पे काम करें। सुपरवाइजर उनको समझने को तैयार नहीं है। तो सुपरवाइजर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है, जो रिसर्च कर रहा है, वो किस तरह के जहनी दबाव का शिकार है सिर्फ रिसर्च की वजह से, और दूसरा सुपरवाइजर के बिहेवियर की वजह से भी तो जहनी दबाव का शिकार है। डेफिनेटली ऐसा ही है। नॉर्मली सुपरवाइजर्स को अगर आप कहो ना, राइट, तो उनके पास एक चीज़ एक उन्होंने बनाया होता है, उनका जो जवाब है कि हमने खुद बड़ा इस प्रोसेस से गुजरे हैं। जब तक आप वो तो खुल्लम खुला वो कह रहे थे रगड़ा, जब तक आप रगड़ा नहीं खाओगे, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे, तब तक आपकी पीएचडी नहीं होगी। देखिए इसकी मिसाल तो ऐसे है कि सुपरवाइजर ने एक गन पकड़ी हुई है और वो गन स्टूडेंट को मार रहा है गोली, और स्टूडेंट बस उस गोली खा के भी उस खुद को बचा रहा है या बच रहा है। ठीक है, बस ये समझ लें। इस मिसाल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सुपरवाइजर किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है और स्टूडेंट कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा चले, अब हम आते हैं ब्रेन ड्रेन की तरफ। नॉर्मली जो पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ब्रेन ड्रेन बहुत बुरी चीज़ है, इसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लोग, वो 10 सालों में इतना काम कर लेते हैं कि पाकिस्तान में वो रह के 30 सालों में नहीं हो सकते। तो डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान को तो इसमें चीज़ों को पुश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाएँ? देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए पुश नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाएं। और ये बड़ी पुरानी रवायत बन गई हुई है पाकिस्तान की, जब भी कोई मसला होता है ना, बाहर से डॉक्टर बुलाने हैं, बाहर से वकील आएगा। इतने बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जब कोई टफ चैलेंज आया है, टेक्निकल चैलेंज आया, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने एक्सटर्नल हेल्प को तरजीह दी है। तो मेरा ख्याल है ये काबिल गौर बात है कि पाकिस्तान खुद क्यों इस तरह के रिसर्चर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और जो आपने कहा कि जो वो 10 साल में वो अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, पाकिस्तान में रह के वो वहाँ जल्दी अचीव कर पाते हैं, उसकी वजह है सिस्टम, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ पे फैसिलिटीज़ इस तरह की अवेलेबल हैं जो उनके एजुकेशनल सिस्टम को स्पीड अप कर रही हैं दिन ब दिन। ठीक है, अगर हम सिर्फ अपने पाकिस्तानी निज़ाम में सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली ले आएँ और वो है रिसर्च की तब्दीली, रिसर्च के लिए हम बेसिकली प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल सकता है रिसर्च में। ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स को जो चाहिए कि वो सिस्टम चेंज करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी जो इंडिविजुअल उनका सर्वाइवल है उन पे वो फोकस करें? आपका स्टांस या आपकी एडवाइस स्टूडेंट्स को क्या होगी? देखिए मैं पर्सनली आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैं भी स्टूडेंट थी और आज मैं खुद स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो सिस्टम को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट इंडिविजुअली भी खुद पे और अपनी रिसर्च पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च राइटिंग सिखा रही हूँ, रिसर्च में उनको असिस्ट कर रही हूँ। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है अपनी रिसर्च को बूस्ट कर सकता है, अपनी रिसर्च को इस काबिल बना सकता है। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली काम किया और उनको नोबेल प्राइजेस भी मिले। सही। तो वैसे तो आपने जो है ना, जो मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था उसका आपने हिंट दे दिया है कि आपका जो एडवाइस है वो यही है कि यूनिवर्सिटी से बाहर भी स्टूडेंट्स को जो है अपनी रिसर्च ग्रुप बनाना चाहिए, ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल ऑनलाइन कम्युनिटी रिसर्च कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, रिसर्च गेट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इजीली आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा कि उसका ये फ़ायदा होगा कि आप इंटरनेशनल रिसर्चर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे बाकायदा आपकी प्रोफाइल बनती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, रिसर्चर्स आपको फॉलो करते हैं। इस तरह आपका एक रिसर्चर कम्युनिटी में आपका नाम बनेगा। ठीक है, और उसी नाम को हमें बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको ना एक थोड़ी सी बात बताती हूँ कि लास्ट मेरा पॉडकास्ट हुआ, तो मैं पॉडकास्ट की बात ना मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो एक कमेंट मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। अच्छा, उस कमेंट में ना एक इंडियन स्टूडेंट था, उसने पाकिस्तानी स्टूडेंट को टॉन्ट किया हुआ था। अच्छा, कि आप लोगों को रिसर्च का क्या पता हो, आप लोग तो मुसलमानों दुनिया में आए हो सिर्फ आखिरत कमाने। अच्छा। मैंने उस कमेंट को जब पढ़ा तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा और मुझे बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान का नाम रिसर्च में इतना बदनाम क्यों है। रिसर्च आई है 2022 में, उसमें ये पता चला है जी 400 रिसर्चर्स ऐसे थे जिन्होंने 400 पाकिस्तानी रिसर्चर्स ऐसे थे जिन्होंने 150 फेक रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया।
ठीक, फेक किस सेंस में? क्योंकि अब एआई फेक के का आने के मतलब ये है कि चैट जीपीटी को यूज कर लिया, डेटा कलेक्शन कोई भी नहीं की, मेथोडोलॉजी कोई अप्लाई नहीं की, बस जैसे जैसे आते गए और उनको पब्लिश कर दिया। नहीं, तो मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे नहीं उठता, ये तो उठता है उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो पेपर जाके पब्लिश हुए हैं। देखें, आप एक रिसर्चर हैं, ठीक है। क्या आप चाहेंगे कि एक काम, एक चीज़ की तस्दीक आपने खुद नहीं की और वो पब्लिश हो जाए और कल को उस रिसर्च का कोई ख़तरा आ जाए माशरे में? मिसाल के तौर पे आपने एआई से रिसर्च लेके लिख दी है कि एप्पल ना खाएं, एप्पल खाने से कैंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, वो रिसर्च पब्लिश हो जाती है, लोगों में वो फैल जाती है, लोग एप्पल खाना छोड़ देंगे। ठीक है। आप खुद को एथिकली, आप खुद को क्रेडिट देंगे इस चीज़ का? बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं दूंगा मैं। आप कहेंगे कि ये मेरे ऊपर सवाल है एज अ रिसर्चर कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसी तरह पाकिस्तानी रिसर्चर्स के ऊपर भी ये सवाल है कि उनके ऊपर ये क्वेश्चन क्यों उठता है। यहाँ पे तो रिसर्चर ने जो है, चलो उस पर हमने कह दिया, उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट फाइट दे देते हैं कि उस पर बड़ा मेंटल प्रेशर था और इस टाइप की चीज़ें थी, टाइम कम था, तो उसने अनएथिकल मीन्स के साथ चलते हुए अपना पेपर जो है वो XYZ जो है पब्लिशर्स में जमा करवा दिया। अब वहाँ पे जाहिर सी बात पेपर पब्लिश होने चला गया, ठीक है। वहाँ पे जो है एडिटोरियल जो है टीम थी, उसने उसको जाहिर सी बात है रिव्यू किया होगा, पेपर रिव्यू में जाता है, देन उसके बाद पब्लिश होता है। तो ये असल में तो जो है ना, वो मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट से या पाकिस्तान के ऊपर से क्लेम हटा के जो वो XYZ पब्लिशर्स पे डाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका भी इस सिलसिले में उतना ही रोल है जितना स्टूडेंट्स का है। जब वो एक रिसर्च को पढ़ रहे हैं ना, तो उसका एविडेंस मांगे कि आपने अपनी रिसर्च में लिखा है जी हमने 5000 स्टूडेंट से डाटा कलेक्शन की। 5000 स्टूडेंट से तो कंपनी नहीं डाटा कलेक्शन कर पा रही, आपने कैसे कर ली? फोटो वो उनको बुलाएं, उनको बोलें एविडेंसेस दिखाएं आप हमें, आपने कैसे 5000 स्टूडेंट से डाटा कलेक्शन कर ली। राइट। जब वो स्टूडेंट से एविडेंस मांगेंगे तो इस तरह से जो है हम फेक रिसर्चेस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकेंगे। अच्छा मिस अरमशा, मैं ये कन्फेस करूँगा कि इस टाइम ना मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट डेफिनेटली हमारा जो है टाइम, वो आपका, हमारा नहीं, आपका टाइम आपने हमें लिमिटेड दिया हुआ है, तो मैं फटाफट जो है ना अपने एक रैपिड जो सेगमेंट की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको फ़ौरन से उनका जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि HEC की सबसे बड़ी बीमारी आपके ख्याल में क्या है? HEC की कोई बीमारी नहीं है, बीमारी आगे सिस्टम की है जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा उन पॉलिसीज़ को। फेयर इनफ। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, HEC की हमने बात कर लिया, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें बीमारी क्या है सबसे ज़्यादा? नेपोटिज्म। अच्छा, वैसे तो रैपिड फायर है, लेकिन आई वांट कि थोड़ा सा आप इसको नेपोटिज्म है ना। ठीक। फेवरेटिज्म है। ठीक। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो PhD डिग्री हैं वो वर्थ इट हैं? बिल्कुल, अभी भी हैं अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो, इन दैट केस। सही। सुपरवाइजर या स्टूडेंट, किस पे ज़्यादा इल्ज़ाम है? सुपरवाइजर पे। सुपरवाइजर पे? आर यू श्योर? चल यार, रैपिड फायर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, ब्रेन ड्रेन अपॉर्चुनिटी है या धोखा? अपॉर्चुनिटी है ना, इंडिविजुअल के लिए, सिस्टम के लिए वो एक थ्रेट है। ठीक। आपकी तरफ से एक वर्ड जो आप पाकिस्तान की जो एकेडमिया है उसके हवाले से कह सकें? पोटेंशियल। ठीक, ओके। मिस्टर रमशा, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया डेफिनेटली, एंड वी वुड लव कि हम आपको दोबारा ऑन बोर्ड लें, क्योंकि सारी चीज़ें डेफिनेटली जो हमारे रिसर्च के हवाले से जो हमारे सिस्टम का फेलियर है वो इस पॉडकास्ट में नहीं कवर हो सकती। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जो एपिसोड है वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। जज़ाकल्लाह खैर।